समझा जाए तो प्रिज्म आपको एक्चुअल में कोण पर झुके हुए आयताकार पृष्ठों से घिरे हुए त्रिभुजाकार आकृति ही क्या होती है, आपको प्रिज्म कहलाती है समांतर से। तो ये प्रिज्म होती है। अब प्रिज्म को अगर उसके आधार के क्षैतिज काट लें तो ये सेक्शन प्राप्त होता है। तो प्रिज्म की विशेषता होती है, देखिए प्रिज्म के दो ये पृष्ठ जिस पर प्रकाश किरणें एक पर आपतित होती है और दूसरे पर निकलती है उसको आप अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इस अपवर्तक पृष्ठ के बीच जो कोण बनता है उसी को प्रिज्म कोण कहते हैं। और इसके सामने की भुजा आपको आधार कहलाएगी। अब ये किरण इस पर अगर आपतित हो रही है तो ये किरण जब परावर्तित होगी तो आपको जाहिर सी बात है कि अवलंब की ओर झुक जाएगी। तो अवलंब की झुक करके जाएगी, जब दूसरी पृष्ठ पर जाएगी तो वहाँ से अब विरल से सघन में जाना है, तो विरल से सघन में जाना है तो फिर अविलंब से दूर हट जाएगी। इस प्रकार ये आपको दूर हटते हुए बाहर की तरफ निकलती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो आपतित किरण है और निर्गत किरण अपने पथ से विचलित हो जाएगी। इनके दोनों के बीच जो झुकाव वह कोण होता है उसी को विचलन कोण कहते हैं। यानी प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो झुकाव कोण होता है उसी को प्रिज्म कोण कहा जाता है, उसी को विचलन कोण कहा जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपतन कोण जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो विचलन कोण, आपतन कोण बढ़ाने पर पहले विचलन कोण घटता है, एक स्थिति में अपने न्यूनतम मान को प्राप्त करता है और फिर वो बढ़ने लगता है। इसके मतलब कि आपको एक ही एक ही विचलन कोण के लिए दो आपतन कोण, माने दो आपतन कोण के लिए एक ही विचलन कोण प्राप्त होगा, लेकिन न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपको इसका मान एक ही प्राप्त होगा, है ना। आपको ऐसे अगर देखा जाए तो एक ही आपतन की स्थिति में क्या हो रहा है, आपका अलग अलग I1 ये आपको आपतन कोण है और ये विचलन है। तो उस स्थिति में दो आपको आपतन कोण अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं, आपतन कोण पर विचलन कोण कहीं हो रहा है, लेकिन न्यूनतम स्थिति में यूनिक होता है। तो ये जिस स्थिति में वो अपने न्यूनतम मान को विचलन प्राप्त करता है उसी को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। अब यह एक नियत मान होता है, अतः इस स्थिति में उस सूत्र का प्रयोग करके आपको पदार्थ का अपवर्तनांक निकालते हैं और यह पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटा में 2 अपान साइन a बाई 2 होता है, जहाँ a क्या है, ये प्रिज्म कोण का मान है और डेल्टा m यही न्यूनतम विचलन कोण का मान है। तो उस न्यूनतम विचलन कोण है और इसके आधार पर हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालते हैं। तो ये सूत्र को ध्यान रखिएगा। वैसे इसमें से अगर प्रिज्म कोण बहुत छोटा हो तो उस सूत्र इस तरह से हो जाता है कि डेल्टा m बराबर n-1 इंटू a, और इस तरह से ये छोटे प्रिज्म कोण के लिए गणना होती है। तो डेल्टा m जहाँ n क्या है, अपवर्तनांक है, तो इसके बेस पर भी आप अगर प्रॉब्लम कभी आता है तो इसकी तरह से आप देख लेते हैं। तो ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के संबंध में बताया गया। अब प्रिज्म की जो यहाँ विशेष व्यवस्था पढ़नी है कि प्रिज्म क्या करता है। जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो आप जानते हैं कि जब माध्यम में श्वेत किरणें जाती है तो वो श्वेत किरण के मतलब क्या होता है, श्वेत प्रकाश सभी रंगों के जब सम्मिलन रूप हो जाता है तो वो श्वेत प्रकाश होता है। और सभी रंगे, आप पीछे भी बताया कि किसी वस्तु का अपना रंग नहीं होता है, अगर वो सभी प्रकाश को परावर्तित कर देती है तो श्वेत दिखाई देती है। यानी श्वेत प्रकाश में सभी रंग सम्मिलित हो जाते हैं और सभी का वो शोषित कर लेती है तो वो काली दिखाई देती है। तो इसके मतलब जब श्वेत प्रकाश आपतित हो रहा है तो सभी रंगों का उसमें सम्मिलन है, लेकिन जब माध्यम में अलग अलग रंग चलते हैं तो आप जानते हैं कि तरंग दैर्घ्य उनकी अलग अलग होती है, वेग उनका अलग अलग हो जाएगा, इसलिए उनका अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा और इस कारण से अलग अलग दिशाओं में ये यहाँ से विचलित हो जाएगी। तो ये अलग अलग दिशाओं में ये, और इसी किरण यानी ये जो श्वेत प्रकाश होगा कई रंगों में बढ़ जाएगा और उस वर्णों में विभक्त होने को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
इस वर्ण विक्षेपण में जो लाल रंग का विक्षेपण कम होता है और बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यह विक्षेपण अपवर्तनांक पर निर्भर करता है और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। यानी चाल का व्युत्क्रम है, जिसकी चाल जितनी कम होगी उसी का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और लाल का सबसे कम होता है, और इसी कारण से लाल का जो विचलन होगा वो कम होगा और बैंगनी का अधिक होता है। तो आधार की ओर बैंगनी आती है, यानी यहाँ से वह इस क्रम में ये व्यवस्थित हो जाता है, ठीक ना। तो इसी क्रम में सातों रंग व्यवस्थित हो जाते हैं। तो सबसे आधार की ओर बैंगनी होता है, ऊपर की तरफ आपका लाल होता है, और शेष 7 ही रंग आप जानते हैं कि 7 रंग में बढ़ता है। तो ये सातों रंग इसी पैटर्न में यहाँ पर व्यवस्थित होते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि प्रकाश का हर एक तरंग दैर्ध्य रंग है, तो वैसे 39 रंग होंगे, लेकिन हमारी आंखें 39 रंगों को अलग नहीं कर पाती, वो 7 रंग को ही अलग कर पाती है। 7 रंग को स्पष्ट बताया गया है। तो ये इसके मतलब कि 7 रंग स्पष्ट रूप से यहाँ दृश्य होते हैं। तो इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं प्रिज्म से। अगर आप दूसरा प्रिज्म अगर उल्टा करके रख दिया जाता है तो यह भी देखा जाता है कि फिर ये वर्ण मिल करके और फिर आगे चल करके ये एक ही में मिल करके और फिर आपको ये श्वेत वर्ण बना देते हैं। इसी को न्यूटन ने दिखा था। इस प्रकार अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि 2 प्रिज्म को अगर उसके आधार को उल्टा रखते हुए एक दूसरे संपर्क में रखा जाए और उस पर श्वेत प्रकाश डाला जाए तो निकलने वाला प्रकाश भी तो ध्यान देना होगा कि वो भी श्वेत रंग का होगा। यानी सातों रंग फिर मिल करके श्वेत रंग में परिणित हो जाते हैं। तो ऐसे करके आपको ये प्रिज्म की विशेषता होती है, ठीक है, कि वो वर्णों में बांट देता है। लेकिन अगर 2 प्रिज्म आधार उल्टा करके रखा जाए तो फिर वो उसको कलेक्ट करके आपको सभी फिर एक वर्ण में दिखाई देंगे। तो यह इस घटना को ही प्रिज्म द्वारा प्रकाश के रंगों को अलग अलग बंटने को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक ना। और जिस रंग का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसका विक्षेपण भी उतना ही अधिक होता है, जिसका कम अपवर्तनांक है उसका कम होता है।